दिल्ली हाईकोर्ट ने लगाई दिल्ली पुलिस और एमसीडी की जमकर क्लास, सरकारी कर्मचारियों को बताया भ्रष्ट। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं तनुश्री त्रिवेदी आपका स्वागत करती हूं द राजधन पर। दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग में बेसमेंट में जो लाइब्रेरी थी उसमें पानी भरा। 27 जुलाई की एक घटना है जिसमें तीन जो यूपीएससी के छात्र थे उनकी मौत हो गई। उसके बाद इस मामले ने गरमाई पकड़ ली। मामला जोर शोर से चला, इस पर बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वहां पहुंचे, उस जो है कोचिंग सेंटर को दिखाया। उसके अलावा जो और भी कोचिंग सेंटर्स इसी तरीके से बेसमेंट में चल रहे थे उन पर भी सवाल उठे और मामला इतना बढ़ गया कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको स्ट्राइक करनी पड़ी, उनको धरना करना पड़ा, कोचिंग सेंटर के बाहर बैठना पड़ा, अपनी मांगे रखनी पड़ी, एमसीडी पर सवाल उठाने पड़े और एमसीडी तक से ये कहना पड़ा कि भाई अपना काम आप कर लीजिए। आखिर जो आपका काम है कि बेसमेंट में कोई भी कोचिंग ना चले, बेसमेंट में कोई भी रूम ना चले, उस पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे? नाले जो है उनसे पानी जब तक नहीं निकलेगा तो किस तरीके से पानी का जो है भराव रोका जा सकता है? कई तरीके की मांग उन्होंने सामने रखी। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 2 अगस्त को राउज आईएएस कोचिंग हादसे की जांच सीबीआई को सौंप दी है। साथ ही सेंट्रल विजिलेंस कमेटी के अधिकारी को जांच की निगरानी करने के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि लोगों को जांच पर शक न हो, साथ ही हादसे की गंभीरता, सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में शामिल होने की संभावना के चलते ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कुटुंब ट्रस्ट की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। दिल्ली पुलिस को जमकर फटकारा गया और दिल्ली पुलिस से तमाम सवाल किए गए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि आप सड़क से गुजर रहे व्यक्ति को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपको माफी मांगनी चाहिए। पुलिस का सम्मान तब होगा जब आप अपराधी को गिरफ्तार करते हैं और निर्दोष को छोड़ देते हैं। अगर आप निर्दोष को गिरफ्तार करते हैं और दोषी को छोड़ देते हैं तो यह दुख की बात है। अच्छा हुआ आपने पानी का चालान नहीं काटा। ये बात चीफ जस्टिस ने दिल्ली पुलिस से कही, क्योंकि जिस तरीके का फैसला दिल्ली पुलिस ने लिया था कि एसयूवी के चालक को गिरफ्तार कर लिया था, तो ये सवाल पूछना भी जो हाई कोर्ट का था वो बिल्कुल जायज था कि कहीं ऐसा ना हो पानी कोचिंग सेंटर के अंदर चला गया तो आपको कोचिंग सेंटर को कुछ ना बोलने की जगह जो है पानी का ही चालान काट दे। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने माफी भी मांगी। मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने घटना वाले दिन कोचिंग सेंटर के बाहर जो एसयूवी लेकर निकल रहे थे, यानी उनका नाम था मनोज कथुरिया, इनको गिरफ्तार कर लिया, इनको अरेस्ट कर लिया गया और इन पर आरोप क्या लगाया कि पूरे रास्ते में पानी भरा था, कोचिंग सेंटर्स जो थे वो आराम से चल रहे थे और कोचिंग सेंटर्स के जो गेट थे वो भी बंद थे, लेकिन जब आपने अपनी गाड़ी निकाली तो पानी का प्रेशर बढ़ा और कोचिंग सेंटर का गेट टूट गया जिससे पानी अंदर चला गया। यानी अब दिल्ली पुलिस के हिसाब से कोई मामूली इंसान जिस रास्ते पर पानी भरा हुआ है उससे गाड़ी लेकर नहीं निकल सकता है और दिल्ली पुलिस के एक्शन के हिसाब से उस पर एक्शन लिया जाता है जो गाड़ी उस रास्ते से निकलती है। उस कोचिंग पर सवाल नहीं उठाए जाते हैं जो इल्लीगली बेसमेंट में चलती है। और ना जाने कितने रूम्स ऐसी कोचिंगों की ही तरह बेसमेंट में चलते हैं, कितने पीजी जो हैं बच्चों को बेसमेंट में दिए जाते हैं और स्टूडेंट्स अपनी मजबूरी के कारण, अपनी पढ़ाई के कारण वहां पर रहते हैं। बहुत महंगे महंगे कमरे। हमारी टीम जब वहां पर पहुंची तो उन स्टूडेंट्स ने बताया कि किस तरीके से बेसमेंट में 25-25 हज़ार के रूम्स उनको खरीदने पड़ते हैं और बड़े बड़े पोस्टर्स भी बाहर लिखकर लगाए जाते हैं कि रूम्स अवेलेबल इन बेसमेंट। तो आखिर एमसीडी क्या कर रही है? जब ये बड़े बड़े पोस्टर्स बाहर लगे होते हैं तो क्या एमसीडी को ये पोस्टर्स दिखाई नहीं देते? फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले की अच्छे से जांच करें। हमें यह भी बताया गया कि एक और नाला है जो काम नहीं करता, जिसके लिए एमसीडी का ये जवाब आया, एमसीडी की तरफ से जो वकील पेश थे उनका ये जवाब आया कि जो इलाके में नाला है वो एक बड़ा नाला है, जिस पर एक बार हाईकोर्ट ने फिर से सवाल उठाया और कहा कि अगर इतना बड़ा नाला है तो फिर इलाके में पानी क्यों जमा हो रहा है? ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम की खराबी है या आप लोगों के अधिकारी की खराबी है जो मौके पर वहां मौजूद नहीं रहते हैं या ढंग से वो काम नहीं करते हैं? हम आदेश जारी करते हैं लेकिन इन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। लोग न्यायालय के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी से कहा कि आपके विभाग में कानून का कोई सम्मान नहीं है। शायद उन लोगों को संरक्षण दिया जाता है।
आप कानून से ऊपर नहीं हैं। एमसीडी के स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, ये भी सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने किया। उस अधिकारी को अभी तक नौकरी क्यों मिली हुई है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, जो उस समय इस पोजीशन पर था, जो ये सारी चीज़ों को संभाल सकता था। एमसीडी को उस क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। क्या दिल्ली पुलिस ने बिल्डिंग प्लान को मंजूरी देने वाले व्यक्ति से पूछताछ की? इस तरीके के तमाम सवाल दिल्ली हाई कोर्ट ने किए, जो उनका सवाल पूछना जायज़ भी था, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो सवाल उठाने वाली है। कभी किसी कोचिंग सेंटर में पानी भर जाता है तो कभी किसी सड़क पर इतना पानी भर जाता है कि तार, जो इलेक्ट्रिसिटी के तार केबल्स होते हैं, वो खुले रह जाते हैं और उस पानी में करंट जाता है और एक बच्चे की मौत हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें जब दिल्ली में लगातार होती रहेंगी और फिर भी इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया जाएगा, तब ये सवाल उठना जायज़ है। इससे पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें याचिकाकर्ता के वकीलों ने 3 दलीलें पेश करी थी। सबसे पहला ये कहा गया कि राजेंद्र नगर में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण से भी अधिक है। 2019 में एक होटल में आग लगने से आईआरएस और एक विदेशी की मौत हो गई थी। अनाज मंडी केस, मुखर्जी नगर अग्निकांड, मुनरेगा घटना और बेबी केयर अग्निकांड भी हमने देखा है। ऐसा लगता है कि हम जंगल में रह रहे हैं जहां लोग आग और पानी से मर रहे हैं। और बिल्कुल सही बात है, जिस तरीके से कहा जाता है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, आप चीज़ों को ढंग से इस्तेमाल करिए, आपको कोई समस्या नहीं होगी। इससे अच्छा तो जीवन आदिवासियों का ही था। फिर उसी तरीके से हम लोग जी लेते कि जहाँ कभी पत्थरों से आग लगाई जा रही है तो कभी गंदा या नदी का पानी पिया जा रहा है। इससे बेहतर तो वो था, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिल्ली की हालत हो गई है उस पर सवाल उठाना बिल्कुल जायज़ है। इसके अलावा दलील पेश की गई कि इस साल 26 जून को राव आईएएस कोचिंग के अवैध संचालक के संबंध में एक लेटर भेजा गया था। उसके बाद 2 रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई भी कदम नहीं उठाया गया। अगर समय रहते कार्रवाई की जाती तो उन तीनों लोगों की जान बच सकती थी। इसके लिए हाई लेवल कमेटी की ज़रूरत है ताकि ये पता चल सके कि अधिकारियों को कार्रवाई करने से किसने रोका। कई लाइब्रेरी रिहायशी इलाकों में बेसमेंट में चल रही हैं। एमसीडी चुप है, पता नहीं क्यों। कई मौजूदा कमिश्नरों की प्रॉपर्टी वहां है, ये कड़वी सच्चाई है। पटेल नगर, करोल बाग, राजेंद्र नगर में कई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग में करीब 50 से 60 छात्र रह रहे हैं। यहाँ तक कि बेसमेंट को पीजी के तौर पर चलाया जा रहा है। जब हमने लोगों से बातचीत करी, वहाँ पर जो स्टूडेंट्स रह रहे थे, उनका भी ये कहना है कि बेसमेंट में कोचिंग्स और रूम्स मिलते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा रेंट देकर रहते हैं। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये बात मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जब बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं तो आखिर एमसीडी को ये दिखाई क्यों नहीं देता है कि रूम बेसमेंट में चल रहे हैं और इन पर कार्रवाई की जाए। बच्चों की मजबूरी है वहाँ रहना, तो ये उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब बच्चों को यहाँ कोचिंग करनी होगी तो वो यहाँ रहेंगे भी, फिर अपने मनमाने रेट्स पर उन रूमों को दिया जाता है। घटना के बाद प्रशासन ने जो एक्शन लिया है वो ये है कि कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह के साथ ही 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक दिल्ली सरकार की जो मंत्री हैं आतिशी, उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने का आदेश दिया है। उसके अलावा एमसीडी ने जो बड़ा एक्शन लिया है वो ये है कि 25 संस्थान सील कर दिए गए हैं, 35 संस्थान बंद कराए गए हैं और 75 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस दिया जा चुका है। इसके अलावा दृष्टि कोचिंग सेंटर ने मृतकों के परिवारजनों को 10 लाख की सहायता देने का ऐलान कर दिया है। एमसीडी ने 4 लाइब्रेरियों का नाम मृतक स्टूडेंट्स के नाम पर रखने का भी ऐलान किया। लेकिन आप एक बार सोच कर देखिए, ये सारी चीज़ें तब हो रही हैं जब एक केस इतना उछल कर आया, जिसके लिए स्ट्राइक हुई और इतनी सारी चीज़ें होने लगी। ये सब कुछ तब हुआ, इससे पहले इस पर ना तो सवाल उठा, ना ही किसी ने इस पर बात करी। लेकिन ये दिल्ली का पहला केस नहीं है। कई सालों से दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन भ्रष्ट नेताओं ने, ढीले प्रशासन ने हमेशा इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है और इस पर कभी सवाल नहीं उठाया, ना तो इसके खिलाफ कभी भी एक्शन लिया। अगर एक्शन लिया होता तो आज इतने छात्रों की, इतने लोगों की मौत नहीं होती। मैं आपको एक बार उन सारी घटनाओं को याद दिलाना चाहूँगी।
2019 में जनकपुरी में एक बड़ी बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें 3 बड़े कोचिंग सेंटर्स चल रहे थे, जिसमें 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे और टीचर्स भी थे। इन 150 से ज़्यादा स्टूडेंट्स, टीचर और स्टाफ को बचाया गया था। 2020 में भजनपुरी में एक कोचिंग सेंटर की छत गिर जाती है, जिसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और 13 लोग घायल हो जाते हैं। फिर 2023 जो एक बार फिर से बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया था, वो ये था कि मुखर्जी नगर की एक कोचिंग थी जिसमें आग लग गई थी। संस्कृति IAS जिस कोचिंग का नाम था, जिसमें आग लग गई थी। 61 लोग घायल हो गए थे, यहाँ तक कि स्टूडेंट्स को रस्सियाँ और तार बांध कर उस बिल्डिंग से नीचे उतारा गया था। वो स्टूडेंट्स खुद रस्सियाँ बांध कर बिल्डिंग से नीचे उतर रहे थे। वो कोचिंग कुछ दिनों तक बंद रही, उस पर कुछ दिनों तक ताला लगा रहा। उसके बाद फिर इस भ्रष्टाचार ने, जो भ्रष्टाचार का समय है और ये जो भ्रष्ट नेता है, पता नहीं ये जो अधिकारी है भ्रष्ट, वो क्या कर रहे थे जब वो कोचिंग एक बार फिर से खुल जाती है और वापस सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है और दोबारा उधर कोई झांकने तक नहीं जाता है कि आखिर किस तरीके से वहां चीजें काम कर रही हैं। ये जो शिक्षा की दुकानें हैं ये वापस चालू हो जाती हैं। और इस बार अब अगर हम 2024 की बात करें तो एक UPSC एस्पिरेंट जो कि पटेल नगर में था, रास्ते में पानी भरा हुआ था, सड़क पर बिजली का तार उसमें गिरता है, उस पानी में करंट आ रहा होता है। वो लड़का जो UPSC एस्पिरेंट होता है वो गलती से लोहे का गेट छू लेता है जिसमें करंट होता है और वहीं पर उस पानी में, उस सड़क पर उसकी करंट लगकर मौत हो जाती है। उसके बाद ये राउस कोचिंग में पानी भरा, 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। लेकिन अगर MCD और दिल्ली पुलिस अपना काम ईमानदारी से करती तो इतने लोगों की जानें नहीं जाती और ये एक्शन अगर तब लिया जाता तो सब कुछ कंट्रोल में रहता, ना तो इतने बड़े पैमाने पर बात पहुंचती और ना ही इतने लोगों की जान जाती। जब ये मामला इतना बढ़ गया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेस वहां पहुंच गए, जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। ये एक्शन तब लिए गए जब दिल्ली हाई कोर्ट को भी इसमें शामिल होना पड़ा। दिल्ली हाई कोर्ट को भी जब फैसला सुनाना पड़ा तब ये चीजें कंट्रोल में आई। अब तक इससे पहले इन सब पर ना तो कोई बात हुई और ना ही किसी ने सवाल उठाया। अब हाई कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया है, साथ ही जांच भी CBI को सौंप दी है। लेकिन देखना ये होगा कि ये जो दिल्ली के भ्रष्ट नेता हैं और ये कुछ कोचिंग सेंटर्स वाले हैं, ये ईमानदारी से काम कब तक करते हैं, क्योंकि ये इतने भ्रष्ट हो चुके थे कि इन्हें ये नज़र नहीं आया कि जिस तरीके से बेसमेंट में कोचिंग चल रही है उससे कितने बच्चों की जानों को खतरा है, कितने बच्चों की जान जा सकती है और कितने बच्चों की जान अभी तक गई भी है। उसके बावजूद इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके ये अपना काम भ्रष्टाचार करते हुए हमेशा करते रहे। अब ये देखना होगा कि इनकी ईमानदारी ये जो है ये कब तक चलती है और ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इस पर इस तरीके से कब तक काम चलता है। ऐसी तमाम जानकारियां हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द राजधर्म। धन्यवाद।